हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक लेक्चर में बात हो भी चुकी है ना, थोड़ा बहुत बता दो ऐसे ही। लिविंग। हम्म। लिविंग के बारे में। लिविंग बीइंग के बारे में जो केमिस्ट्री होती है, यानी कि जितनी जिंदा चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। जिंदा हैं या जिंदा थी दोनों। जैसे कि पेट्रोल। हम्म। पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल या डीजल पेट्रोलियम से, सही है। यस। और पेट्रोलियम कहाँ से आता है? फॉसिल क्रूड ऑयल। फ्यूल। हाँ, फॉसिल फ्यूल होता है वो। और फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब होता है? से जो पुराने शायद डेड डिकेइंग मैटर्स वगैरह होते हैं। मतलब सबको समझ में आ रहा है? नितिशा, सिद्धि, यस सर। हाँ सर। कृष्ण, कृष्णा। यस सर। फॉसिल का मतलब कि जो पहले कभी लिविंग थी, चीजें जिंदा थी, वो मान लो मर गई या अर्थ क्रस्ट में दब गई कहीं पे हैं, बहुत पहले की, चाहे वो डायनासोर से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमंस रिलेटेड हो, चाहे कोई भी स्पीसी हो, प्लांट्स हो, ठीक है। तो वो सब जब अंदर रहता है बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक, तो रिएक्शंस होते होते होते, डिकम्पोज होते होते एक टाइप का ऑयल टाइप तैयार हो जाता है। वही होता है फॉसिल, ठीक है। फॉसिल यानी कि एक तरह का मतलब खनिज जैसा समझ सकते हो। और फॉसिल फ्यूल, वो फ्यूल के जैसा क्योंकि उसको यूज किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तुम लोगों ने देखा है, अच्छे से कौन जलता है पहले ये बताओ। अगर हम एक प्लास्टिक जलाएं, ठीक है, और वही हम एक पेपर जलाएं, तो कौन अच्छे से जलेगा? पेपर। 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 और ऐसा, और यही चीज देख के समझ में पता है क्या आता है, और ऐसी बहुत सारी चीजों को देख के, वुड, लकड़ी ठीक से जलती है, खाना बनाने में यूज होती थी पहले, ठीक है, अभी भी बहुत जगह यूज होती है। तो तुम लोगों को एक बात समझ में आ रही है? हीट एनर्जी के जो ज्यादातर सोर्सेज अर्थ पे अवेलेबल है ना, ज्यादातर क्या, लगभग सभी, वो सब ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, यस सर। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वुड है डायरेक्ट ऑर्गेनिक सोर्स, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल से रिलेट करके जब हम केरोसिन ऑयल वगैरह निकाल लेते हैं, तो वो सब कैसे हैं? इनडायरेक्ट सोर्स, यानी कि उसमें पहले पेट्रोलियम मिला होगा, उसको रिफाइन किया होगा खूब सारा, उसमें से अलग अलग फ्यूल्स को, मतलब अलग अलग ऑयल्स को अलग किया होगा, डिफरेंट डेंसिटी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो वो फिर एज अ फ्यूल काम कर सकता है, लेकिन घूम फिर के वो है क्या? ऑर्गेनिक रिलेटेड है ना, पूरा का पूरा। समझ में आ रही बात सबको? तो अच्छे से कंबशन जो होता है, जलना जो होता है, जो हीट सही से प्रोड्यूस कर सकता है या ज्यादा एनर्जी दे सकता है हीट में, जल के, वो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं ज्यादातर, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रॉपर मीनिंग, कि ऑर्गन रिलेटेड केमिस्ट्री। ऑर्गन का मतलब लिविंग बीइंग के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, हम लोग के बॉडी पार्ट्स को ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। किडनी, लिवर, ये वो सब क्या है? ऑर्गन्स हैं, ठीक। क्लियर है? तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, वैसे ही तुम लोग को पता होगा ऑर्गन्स क्या होते हैं। हम्म? तो समझ में आ रहा है सबको? सब लोग अपना थोड़ा बहुत बीच बीच में हाँ वहाँ बोल दिया करो, तुम्हें पता नहीं चलेगा। हाँ यस सर। सर क्लियर। चलो। तो उसके अलावा जब इसको बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया गया, शुरुआत में ऑर्गेनिक नाम इसीलिए रख दिया गया था इसका, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब डिटेल में ऑब्जर्व किया गया, करते करते करते, तो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिला, जो कि होता ही है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो था कार्बन, ठीक है। कार्बन ये एलिमेंट, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें ये एलिमेंट ना होता हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एसिड के केस में होता है। कोई भी एसिड होगा बिना H प्लस आयन के पॉसिबल नहीं है। ये आइडेंटिटी है एसिड की, ऐसा समझ लो, ठीक है। किसी में भी अगर H प्लस आयन मिल जाए तुमको, ठीक है, तो समझ लेना कि वो एसिड है, या एसिड की तरह बिहेव करेगा, उसमें एसिडिटी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि एसिड होना या बेस होना भी प्रॉपर्टी तो है खाली, डोमिनेंस के हिसाब से चलता है। एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसको एसिड बोल देते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसको बेसिक बोल देते हैं। क्लियर? तो H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो एसिडिक हो गया, OH माइनस आयन ज्यादा है तो बेसिक हो गया, या O2 माइनस आयन ज्यादा है तो बेसिक हो गया। क्लियर है सबको? तो जैसे H प्लस इस बात की गारंटी है कि कोई चीज एसिड है, वैसे ही कार्बन होना अप्रोक्सीमेटली इस बात की गारंटी है कि वो ऑर्गेनिक है। लेकिन हाँ, ऐसे भी कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक नहीं है पर कार्बन से बनते हैं, ठीक है, ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही वो हैं। तो CO2 टाइप के जो हैं वो ऑर्गेनिक उस तरीके से बेसिकली नहीं बोले जाते हैं। क्लियर है?
लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सी तो होना जरूरी है, बिना सी के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है? हम्म? ये बाद की थ्योरी से पता चला है, जब ज्यादा एडवांस में रिसर्चेज हुई है ना, इक्विपमेंट वो हो गए हैं, थोड़े से एडवांस हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हर जितनी भी साइंस रिसर्चेज होती हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर ये लैपटॉप नहीं बना होता, अगर इंटरनेट इतना एडवांस नहीं हुआ होता कि सैटेलाइट्स के थ्रू मैनेज हो रहा हो, तो अभी हम लोग इस तरीके से इतने आसानी से तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे एजुकेशन भी डिपेंड कर गया टेक्नोलॉजी पे। तो वैसे ही साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स के डेवलपमेंट्स पे भी डिपेंडेंट है, बायो के डेवलपमेंट पे भी डिपेंडेंट है, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट पे फिजिक्स बायो भी डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है बात? ये सब कुछ इंटरडिपेंडेंट चलता है एक साथ। तो ऐसे ही बाद में जब चीजें डेवलप होनी शुरू हुई, बहुत सारी नई नई मशीन्स बननी शुरू हुई, बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पता चलने लगा, तो डिटेल में पता करने के लिए रिसोर्सेज मिल गए। ठीक है? पहले नहीं थे। जैसे कि पहले हम लोग एक बैक्टीरिया रिलेटेड चीजों को देख भी नहीं पाते थे, आप कैसे देख पाते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। पर जब बना उसके बाद ही तो ना, उसके पहले तो नहीं। सबको बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है? तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हो पाया, वो जब बना उसके बाद ही कर सकते थे। मतलब उसके पहले वाले साइंटिस्ट की गलती नहीं है वो उसमें। ठीक है? कि क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक नाम मिल तो गया ऑर्गन रिलेटेड लिविंग बींग रिलेटेड केमिस्ट्री को, लेकिन घूम फिर के वो बाद में ये हुआ कि ठीक है वो कार्बन रिलेटेड केमिस्ट्री बोली जाएगी। तो कार्बनिक केमिस्ट्री भी इसको बोलते हैं अलग से अगर देखा जाए तो। ठीक है? और क्यों ये एक पूरा का पूरा वो है, तो एक तो समझ में आ रहा है लिविंग बींग रिलेटेड है, लिविंग बींग बहुत सारे हैं पूरे अर्थ पे, बहुत सारे तरह के हैं, तो इसलिए भी इसकी एक ब्रांच होना जरूरी था। एक तो रीजन ये है कि इसे इसको एक ब्रांच जैसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल। फिजिकल भी छोड़ दो, क्योंकि फिजिकल भी बस कैलकुलेशन बेस्ड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेसिस पे चलती उसे है, दोनों में मिक्सड आती दोनों है। में मिक्स्ड है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बस यही 2 पार्ट में पूरी केमिस्ट्री डिवाइडेड है। तो ऐसा क्या था कि ऑर्गेनिक को अलग करना पड़ा? इतना बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन लिविंग बींग से रिलेटेड लगता है कि हाँ इतना बड़ा हो सकता है। तो एक तो वो परसेप्शन है। समझ में आई बात? कि क्यों ऑर्गेनिक को एक पूरा का पूरा वो बना दिया गया, आधी केमिस्ट्री का नाम दे दिया गया। हम्म। एक और चीज है कि कार्बन रिलेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। हम्म। कैटिनेशन पता है किसी को क्या होता है? Positive ions. नहीं, वो तो कैट आयन होते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग बात है। यहाँ पे कैटिनेशन एक अलग सी प्रॉपर्टी है। किसी को पता है ये क्या है? हम्म। नितिशा? Sir, addition. हाँ, एडिशन बोल सकते हो, या अगर हम कंपाउंड्स के बेसिस पे देखें तो लॉन्ग चेन जो ये बनाता है ना कार्बन का कंपाउंड, ऐसे ब्रांच वाली चेन भी बना लेता है, नौ लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं। तो इतने सारे एलिमेंट जुड़ने के लिए सारे एलिमेंट सूटेबल है नहीं। तुम लोग समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक ऐसा कुछ देखा है क्या कि इतना इतना लंबा चौड़ा जुड़ता हो? सिंपल से होते हैं कंपाउंड, 8-10 में सिमट जाते हैं। एक एक कंपाउंड में 8-10-12 से ज्यादा एलिमेंट होते ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे 10,000 एलिमेंट का भी एक कंपाउंड पॉसिबल है। समझ रहे हो? बहुत बड़ा हो गया। तो पता नहीं कितनी ब्रांचेस बनाई जा सकती हैं, कहाँ कहाँ से निकाली जा सकती हैं, बीच में एक साइकिल बन जाएगी, बेंजीन आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टी है कि इस तरीके से जुड़ जाता है कार्बन, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। लॉन्ग चेन बनाने की या फिर ब्रांचेस बनाने की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको कैटिनेशन बोला जाता है, इस तरीके से जुड़ने की प्रॉपर्टी को। क्लियर है? हाँ, ये नाइट्रोजन भी कुछ कुछ हद तक शो करता है, पर जिस लेवल पे कार्बन शो करता है उस लेवल पे कोई नहीं शो करता। आई बात समझ में? इस प्रॉपर्टी को लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाने में जो जुड़ता है वो, क्योंकि ऐसा होता है कि दूसरी चीजों को ऐसे जोड़ोगे ना तो इधर से टूट जाएगा, उधर से टूट जाएगा, ज्यादा लंबी बनने लगेगी, तो ये नहीं टूटता है, ये बाइंड रहता है, ये मतलब एक साथ जुड़ा रहता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है? समझ में आई बात? तो इस रीजन की वजह से, क्योंकि इसमें लिमिटेशन बहुत कम है, पता नहीं कितने तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, इस वजह से इसमें कंपाउंड का नंबर बहुत ज्यादा है। आज तक सारे कंपाउंड फाउंड ही नहीं हुए हैं। समझ रहे हो?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कंपाउंड बन सकते हैं या अर्थ पे जितने हैं उतने आज तक फाइंड किए ही नहीं गए हैं। तो इसीलिए भी इसको एक पूरी की पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देनी पड़ गई कि हाँ ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से इसकी स्टडी करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंस तो तभी आती है ना जब उसमें कुछ बड़ा मिले। छोटी सी चीज में थोड़ी ना हम ऐसे इंपॉर्टेंस दे देंगे, समझ रहे हो। ठीक है, सब लोग को क्लियर हुआ यस सर। कि एक पूरी ब्रांच क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अलग से क्यों पढ़ रहे होते हैं उसको। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी रीजन समझ में आएंगे। इन आइसोमेरिज्म होता है कि एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके कई सारे कंपाउंड पॉसिबल है। जैसे H2O है, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि H2O कुछ और भी हो सकता है, वाटर ही होगा ना। यस सर। कोई डाउट है किसी को कि H2O कुछ और हो सकता है। H2SO4 क्या होगा बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होगा। उसके अलावा कुछ हो सकता है, किसी को डाउट है कि कुछ और भी हो सकता है H2SO4। नो सर। नहीं होगा ना, मतलब यही होगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ये बताओ कि अगर हम लिखें C3H6, ये कौन सा कंपाउंड है। मतलब ये एक ही कंपाउंड होगा या एक से ज्यादा कंपाउंड भी इसी सेम फॉर्मूला के पॉसिबल हैं। सर हो ज्यादा सकते हैं। नेम होंगे, हाँ, नेम्स उसके ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे ना। अब देखो हम दिखा रहे हैं कैसे ज्यादा आराम से पॉसिबल है। देखो एक तो तरीका है कि सीधे सीधे सी ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, और एक जगह डबल बॉन्ड। और अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि डबल कैसे हुआ क्या हुआ, अभी बस ये देखना ध्यान से, ठीक है। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी कि 4 होती है वैलेंसी, सबको पता है चार। ना। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, आउटर मोस्ट में हो गया 2,4, आउटर मोस्ट में हो गया 4, ठीक है। तो अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो यस चारों, सर। ये चारों को बॉन्डिंग पे लगा देगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ये चारों बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, तो टोटल हो जाएंगे आउटर मोस्ट में 8। समझ में आई बात। तो 8 हो जाएंगे उसके, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना उसको टोटल। तो यहाँ पे हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड तो ये नजर आ रहे हैं इसके, दो बाकी का हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 3, वन। 2 इस तरफ और एक 1 इस तरफ, हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन। वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। हाँ और एक जी। कंपाउंड बन गया। अब इसमें काउंट कर लो, कार्बन है 3 और ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सर। 1 3 और 3 6। सही है। अब एक और बनाते हैं। इसमें देखो हर कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो बाकी 2 और बॉन्ड बनेंगे ना हाइड्रोजन के लिए। दो दो चार दो 6 हो जाएंगे। तो इसमें भी तो वही हो रहा है, देखो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, चेक करो। और ये दोनों सेपरेट कंपाउंड होते हैं, तो तुम इसको देख के नहीं बता सकती हो कि ये वाला था या ये वाला था। क्लियर हुआ। इस चीज को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये वाली रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, और भी तरह की होती हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होने की वजह से कंपाउंड का नंबर बढ़ जाता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके भी कई सारे कंपाउंड पॉसिबल हैं, तो फिर तो और नंबर बढ़ गया ना, ज्यादा ना हो गए कंपाउंड। समझ में आई बात। कुछ पता नहीं 50 मिलियन या ऐसे कुछ बताया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपाउंड है, 5 करोड़ या ऐसे कुछ, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। इतने शायद फाउंड हुए हैं, और भी हैं। सबको बात समझ में आ रही है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो जो चीजें चल रही हैं। कुछ भी किसी को डाउट हो तो बीच में बोल देना। कृष्णा, ओके सर। अभी तक क्या कुछ डाउट है। नो सर। बताते जाना। और नितिशा, तुम्हारा काम है कि गलती बताते जाना, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें पहले से थोड़ी बहुत चीजें पता है, ठीक है। गलती बताते जाना, या जो भी डाउट आता है कि तुमसे जो तुमने पढ़ा वो इससे मैच नहीं कर रहा है तो पूछते जाना, ठीक है। तो ध्यान दो। समझ में आ गई बात। इसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन ये सब चीजें चलेंगी। एक बेसिक चीज हमने बता दी, उसके बाद बताई गई टेट्रा वैलेंसी की बात, मतलब कि वही कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो, ताकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल पाए और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, ठीक है। इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है वो जनरली। क्लियर है। और शेप क्या होगा, द शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट शेप होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन और कई सारी चीजों पर डिपेंड करता यस। है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पे तुरंत में हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो काफी कुछ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोसेसेस होते हैं, उसकी वजह से शेप डिफरेंट होता है। कोई फ्लैट होता है, एक पेपर पे आ जाएगा, ठीक है।
कोई सर 3D में होता है, लीनियर होता है। कोई लीनियर भी होता है। हाँ, क्या कह रहे हो? टेट्राहेड्रल शेप होता है। टेट्राहेड्रल भी होता है, नहीं सबका डायगोनल टेट्रा, प्लानर। हाँ ट्राइगोनल प्लेन होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना। मीथेन का टेट्राहेड्रल शेप होता है, ट्राइपॉड जैसा। टेट्राहेड्रल बिल्कुल ट्राइपॉड जैसा नहीं लगता है, देखो नीचे 3 वो है सपोर्ट देने के लिए, 3D में है ये, ध्यान रखना। ये हमारी तरफ आ रहा है, ये हमसे पीछे दूसरी तरफ जा रहा है, जैसे जमीन पे रखा हुआ समझ लो इसको। और ये ऊपर की तरफ, यहाँ हम लोग फोन लगा देते हैं अपना तो ये ना लगाएं। तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर? 4 हेड है ना इसके, उस हिसाब से आ गया समझ में। तो ऐसे 3D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, अलग अलग तरह के शेप हो सकते हैं इसके। ठीक। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? तो अगर यहाँ पे ऐसा ही रैंडम बताएं बीच में कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा होता है, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होता है, तो तुम लोगों को शेप पता है ऑर्बिटल्स का? नहीं, यस चलो सर। ये रहने दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अभी फिलहाल, क्योंकि सबको शायद शेप ना पता हो। SP DF ऑर्बिटल होते हैं, ये पता है सबको? यस यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात। तो S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? सर टू। हाँ, नहीं 2 नहीं, स्फेरिकल। शेप स्फेरिकल होता है, वो होता है, बिल्कुल स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है। हाँ, P का कैसा होता है? डम्बल। डम्बल टाइप का, मतलब ऐसे इन्फिनिटी जैसे बनाते हैं वैसा कुछ शेप होता है। और D का कैसा होता है? डबल डबल दो दो डंबल होते हैं, है ना, और दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब एक अगर ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा। ठीक है। और ये भी अलग अलग ओरिएंटेशन में होते हैं, तो उसकी बेसिस पे डिफरेंट D ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक है, 5 तरह के पॉसिबल होते हैं वैसे, P 3 तरह के, D 5 टाइप्स के, और F7। S का एक ही होता है। ठीक है, F के बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिलहाल इतना ही लेके चलेंगे। क्लियर? तो अगर ये ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग होती है तो ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं बॉन्ड बनाते टाइम। ठीक है, तो जैसे एक S ऑर्बिटल है और एक P ऑर्बिटल है, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये ओवरलैपिंग शो कर रही है कि बॉन्ड बन चुका है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो एस एक तो हो गई इस तरह की ओवरलैपिंग, इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, हेड टू हेड। हेड टू हेड। ठीक है, हेड टू हेड या हेड ऑन, दोनों बातें हैं। और एक हो सकता है कि मतलब ये भी हेड टू हेड है, ऐसी वाली भी, ये भी हेड टू हेड ओवरलैप है। ठीक है, दोनों के हेड मैच कर रहे हैं आपस में। लेकिन एक होती है कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, कि ये वाला इससे जुड़ जाता है और ये वाला इससे जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि पी ऑर्बिटल के ही दो जो पोर्शन है, दो जो डंबल के दो जो साइड हैं, वो अलग अलग आपस में जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे दिख रहा है ना ये, थोड़ा ऐसा द कुछ। प्लेन होता है, थोड़ा सा डाउन द प्लेन होता है। हाँ, थोड़ा सा क्या मतलब, जितना अप द प्लेन होता है उतना डाउन द प्लेन होता है, वैसे करके। तो वो अलग हाँ, प्लेन पे सबकी जाता है, पर उसकी अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। ऊपर ऊपर से बताएं कि पाई बॉन्ड का क्या सिस्टम है। तो ये जो बन रहा है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग से, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। तुम लोगों ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखा है ना? यस सर, सिंगल बॉन्ड। सिग्मा होता है, डबल में एक एक सिग्मा एक सिग्मा पाई, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई। दो पाई। सही है, ये बात पता है? तो वही जो हम्म। पाई बॉन्ड है वो इस तरह से ही बनता है हमेशा, साइड साइड के ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब जब ये ओवरलैप हो जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट होके ऐसे बनता है। ठीक, और ये वाला थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट होके ऐसे बनता है, तब जाके होती है ओवरलैपिंग। देखो ओवरलैपिंग हो गई, समझ में आ रहा है ना? तभी फिर ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड का कुछ सिस्टम है इसका। ठीक, तो इसकी वजह से कई सारी ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो डिफरेंट तरह के आइसोमेरिज्म में भी पार्ट आता है पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, और बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं। आई बात समझ में? सबको क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा सा बस बताया है। ये था पूरा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा सा। तो सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसके बारे में कुछ चीजें बताई जा रही होंगी कि पाई बॉन्ड क्या होता है, मतलब कैसे होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी वजह से कैसे डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की, कि हम एक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक वाले को तो हम सीधा H2SO4 ऐसे लिख देते हैं, यस। H2O सीधा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि पूरा ओपन करके लिख दो, यानी कि H2O को ऐसे लिखो, बॉन्ड सारे दिखाओ। ठीक है, लोन पेयर दिखाओ, ऐसे करके लिखो। ठीक, आई बात समझ में? और
वही हम पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक में कैसे कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, तो उनमें क्या क्या तरीका है स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो तुम लोगों ने क्या कौन कौन से देखे हैं? एक तो ऐसा देखा होगा कि जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। सर एक इनके अंदर बॉन्ड्स के साथ देखा है। हाँ, यानी कि एक सर वो में है लाइन वाला देखा है जिसमें डॉट 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 होती है। देखो सबसे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जिसमें सारे बॉन्ड दिखाए जाते हैं। इनके यस अगर सर। 4 कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है, एल्केन वाला कोई कंपाउंड है वो मान लो, तो बाकी सब हाइड्रोजन है, तो क्या होता है कि सब बॉन्ड दिखाओ, जितने भी एलिमेंट लगे हैं सबको बॉन्ड के साथ दिखाओ, और जितने जितने बॉन्ड जहां जहां बने हैं सब कुछ दिखाओ। तो ये हुआ कंप्लीट ओपन वाला मतलब फॉर्मूला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर मतलब एग्जैक्टली क्या नाम होता है शायद हम तो भूल गए, इसमें कुछ नाम दिए होंगे बीच में। सर कंप्लीट। लेवे स्ट्रक्चर या वैसे कुछ बोलते हैं। पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट सारे बॉन्ड इसमें दिखाने होते हैं। इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं, पर समझ लो नाम से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसमें खाली जरूरी वाले बॉन्ड्स दिखाएं। ठीक सर है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड हम्म, CH3 ऐसे ना। ठीक है, मतलब जरूरी वाले बॉन्ड कौन से हुए? हाइड्रोजन का कंफर्म है कि वो एक ही बॉन्ड बना के जुड़ा होगा, तो उसमें डाउट्स नहीं है कि कभी डबल ना बन जाए, कहीं ट्रिपल ना बन जाए, या कोऑर्डिनेट ना बन जाए, ऐसा कुछ डाउट नहीं है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो वो नहीं भी दिखाएंगे हम तो वो बात ऑब्वियस है। आई बात समझ में? तो इसीलिए अगर हम ये हाइड्रोजन हटा दें और खाली ऐसे लिख दें CH3 है, तो ऑब्वियस है कि इस C के साथ 3H सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए यस सर। हैं, नहीं भी दिखाएं तो समझ में आएगा। ऐसे ही इसके साथ 2H हैं तो H2, इसके CH2 साथ भी 2H हैं तो फिर H2। CH2। ठीक है, इसका भी फिर H3 हो जाएगा, ये 3 है तो H3। तो हमने कौन कौन से बॉन्ड दिखाए? सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाए क्योंकि वो जरूरी थे, और हो सकता था इसमें कहीं एक बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाए, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो वो तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा पॉपुलर चलता है, जिसमें जरूरी बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कम लिखना पड़ता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड फालतू में दिखाने नहीं पड़ते हैं, और जो जरूरी बॉन्ड्स हैं वो छुपते नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर? लेकिन इसके अलावा भी एक और है जिसमें ये सिंगल बॉन्ड को भी छोड़ दिया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को भी छोड़ देते हैं, यानी कि इसी वाले को कैसे लिखा जाएगा? CH3, फिर उसके बाद नेक्स्ट CH, ये इस बॉन्ड को नहीं दिखाया गया क्योंकि सिंगल ऑब्वियस है। उसके बाद डबल, इसको दिखाना जरूरी है क्योंकि ये स्पेशल है। ठीक है, फिर CH, और फिर यहाँ सिंगल है तो इसको दिखाना जरूरी नहीं है, सीधे लिख दो CH3। समझ में आ रही बात सबको? बताओ, यस और सब लोग यस बताओ, सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। हम्म, वो चला गया क्या कृष्ण कुमार? यस सर लेफ्ट हो गया। अच्छा, लोग जितने जोश में आते हैं उतने जोश में चले भी जाते हैं। नया था आज, अभी भी बात हुई थी। ठीक है, देखते हैं फिर। हम्म, तो यहाँ पे अगर बात करें कि CH3 CH, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? जरूरी बॉन्ड, ज्यादा जरूरी बॉन्ड्स दिखाए। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा जरूरी वाले बॉन्ड्स हम लोगों ने दिखाए। सर कंडेंस्ड वाला यही है ना हम्म, जो कंडेंस्ड कंडेंस वाला, और। हाँ, इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये वाले को, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही जरूरी बॉन्ड्स दिखाए हैं। हाइड्रोजन का तो वैसे भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन कार्बन कार्बन में भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको भी इग्नोर कर दिया है, छोड़ दिया है। आई बात समझ में? सबको क्लियर है ये बात कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, ठीक। वैसे ये वाला भी शायद कंडेंस्ड ही बोला जाता है, ये वाला शायद ज्यादा कंडेंस्ड ऐसे कुछ होता है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है हमें। नो ठीक है, यहाँ सर, लिखा होगा। कंडेंस बॉन्ड नहीं बोलते इसको। हाँ सर जिसमें बॉन्ड नहीं रहते उनको बोलते कंडेंस बॉन्ड। हाँ, वो तो है, लेकिन उसमें भी ये डबल या जरूरी वाले बॉन्ड तो दिखाने पड़ेंगे ना तुम्हें, ये वाले दिखाने पड़ते हैं। उसमें यस सर। सिंगल सिंगल अगर होता है ना सारा, तब तो फिर ऐसे लिख सकती हो CH2 सर CH2 नहीं भी CH3। दिखाएंगे तो भी चलेगा, वो तो फिर पता लग जाता है उसमें। हाँ, लेकिन फिर भी जनरली वो दिखाए जाते हैं अगर वैसे करके देखा जाए तो। मतलब कंडेंस वाले में भी बहुत जरूरी होते हैं तो दिखाया जाए, जैसे यहाँ पे भी देखो ये कंडेंस फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो साइड में CH3 लगा है उसको कैसे बीच में फिट करते हैं बताओ? तो यस उसको सर फिर तो वो ये चेन स्टेट बन जाती। वही तो पता कैसे चलता है कि वो कहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अलग से दिखाना जरूरी था ना, एक सिंगल बॉन्ड दिखा कि नहीं इसमें? ऐसे ही अगर डबल की अपीयरेंस होगी तो उसको भी दिखाना जरूरी हो जाएगा। बात यस आई सबको समझ में? नितिशा, क्लियर है ना?
तो उसमें भी डबल ट्रिपल, क्योंकि जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं ज्यादातर एग्जाम्पल एल्केन के लिए लिए जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। एक तरीका और होता है रिप्रेजेंट करने का, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सिद्धि, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब मान लो हमने कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे 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 कुछ डिजाइन बना दिया ऐसे कुछ करके, तो इसको समझेंगे कैसे? ये एक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कैसे पता करेंगे ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन कहाँ है, क्या है? तो सर जित हाँ, बताओ। 6 कार्बन है। सर हर एक 1 वर्टेक्स 2 पे एक 3 कार्बन है। 4 5 6 7 कार्बन। 7 कार्बन। क्योंकि यस। बात यह है कि एक तो कॉर्नर पे कार्बन होते ही होते हैं, तो एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर, लेकिन एज यहाँ यहाँ पे भी तो कार्बन होते हैं ना, तो 7 हो गए ना, 7 हो गए। क्लियर? तो इसमें यस सर। 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। क्लियर हो गया? तो इससे पता चल जाएगा कि 7 कार्बन है, और यहाँ यहाँ पे है, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं, रख सकते हैं इसको। ठीक। उसके अलावा इस कार्बन का बॉन्ड एक ही नजर आ रहा है, तो बाकी के 3 बॉन्ड इसके कौन से होंगे? एच के साथ। यानी कि ये ऑब्वियस है, एच दिखाने तक की जरूरत नहीं होती है, जितना भी एक्स्ट्रा में बचता है ना जरूरी, उतने एच लगा दो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो पहले ही हो चुके, और 4 बॉन्ड बनाना है इसको, तो कितने एच लग जाएंगे? 2। हाइड्रोजन के। टू। उस केस पे 2 लगेंगे। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उस केस में 3 एच लग जाते। ठीक। और इस कार्बन को देखो, तो ये दो तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, इधर और इधर, यस। तो 2 बॉन्ड तो हो गए, कितने एच बचे? 2। इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी दो। 2, और इसके भी दो। 2, इसके फिर 3, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बड़ा इजी सा ही होता है। अब इसी में जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड बना देते, तो ये 2 ना होके 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता। समझ में आई बात? इतना फर्क आता खाली। अब इसको तुम सीधा सीधा भी चाहो तो लिख लो, ऐसे लिख लो CH3, फिर CH2, CH डबल बॉन्ड, ऐसे करके पूरा लिख दो, क्या दिक्कत है? हम्म। आई बात समझ में? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन भी इतना अजीब नहीं होता कि समझ में ना आए या कम आए। ठीक है, यही सब चीजें हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, साइड में कुछ लगा है तो उससे पता चल जाएगा। हाँ, बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि मान लो यहाँ पे OH लिखा है, तब हम इस वाले एज पे, इस एज पे कार्बन नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया ना कि क्या लगा हुआ है। अगर उसको खाली छोड़ दिया गया होता, जैसे कि इसको छोड़ा गया है, तब हम समझ जाएंगे यहाँ कार्बन है। खाली नहीं छोड़ा गया है तो मतलब वहां पे कार्बन नहीं है। ओ समझ में एक आई बात? फंक्शनल ग्रुप है ना सर? बिल्कुल, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहले से इन्होंने बता दिया है कि क्या लगा है, कॉर्नर बिल्कुल एज पे, ठीक है, तो वहां पे हम कार्बन फिर नहीं लेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अगर ये OH नहीं होता तो एक और होता, 6। बात आई समझ में? बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये सब चीजें देखेंगे। क्लियर है सिद्धि? हाँ सर। बाकी सबको क्लियर है? नितिशा, कुछ डाउट यस तो सर। नहीं? नो सर। सही है ना? यही सब चीजें हैं। तो इसमें यही सब हम लोग देख रहे होते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला होता है, कंडेंस फार्मूला होता है, और एक ही साइक्लिक वाला, वो भी बॉन्ड लाइन से दिखाया जाता है, या वैसे भी दिखा सकते हैं, जो भी हमने बनाया था। ठीक है, तो साइक्लिक में भी कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बन फिर से वापस आके वहीं पे जुड़ जाए। ठीक है, शुरू वाला और लास्ट वाला कार्बन आपस में जुड़ जाए, तो साइक्लिक बनने लगता है। क्लियर? तो मिनिमम 3 की साइकिल बन सकती है, 2 का तो बनेगा नहीं। ठीक है ना? कोई भी जो प्लेन स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर, यस वो सर। मिनिमम कितने साइड का होता है? 3 साइड का, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड का हो जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा वो, 5 का हो गया तो पेंटागन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कम से कम 3 तो होनी चाहिए ना, और साइड 3 मतलब कॉर्नर भी 3, और अगर अगर 3 कॉर्नर है मतलब 3 सात है। कार्बन चाहिए चाहिए साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें होती हैं। ठीक, सबको ठीक से समझ में आ रहा है ना? कुछ डाउट नहीं है? नहीं सर। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो बस एक पेपर है, पेपर पे कैसे 3D रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे आर्टिस्ट लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नदियां बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? दूर वाला बहुत पतला रखेंगे और पास वाला बहुत चौड़ा रख देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ये आ रही नदी, इससे पता चल जाता है कि नदी हमारी तरफ आ रही है। हम पास में खड़े हैं तो देख रहे हैं, ये दूर का हिस्सा है नदी का, ये पास का हिस्सा है, जबकि बना वो एक पेपर पे ही है सिर्फ, बस।
समझ में आई बात? 3D दिखाने के भी अपने अपने तरीके होते हैं, तो यस यहाँ पे भी वही है, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के बॉन्ड यूज किए जाते हैं 3D में दिखाने के लिए, ठीक। एक सॉलिड बॉन्ड और एक डैश्ड बॉन्ड, ठीक है, डैश्ड वेज, ठीक। सॉलिड वाले से पता चलता है कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही, और वेज वाले से पता चलता है कोई चीज हमसे दूर जा रही, एक तरह से देखा जाए तो। कुछ कुछ अभी बस ऊपर से ही बता रहे हैं, तो इससे 3D दिखाया जा सकता है। तुम लोगों ने शायद देखा हो कुछ ऐसा लिखा हुआ, है ना। यस सर यस सर। सारे सारे बॉन्ड सिंपल तरीके से नहीं दिखाए जाते हैं ऐसे करके, ठीक। ये तो बस ऐसा हो गया, ओरिजिनली दिखाना है तो तुमको एक बॉन्ड को इस तरह दिखाना पड़ेगा, और एक बॉन्ड को, मतलब इस तरह भी नहीं, एक तरह से देखा जाए तो ऐसे, ठीक है, और एक बॉन्ड को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, डार्क। क्लियर हो गया? तो अगर यहाँ पे हम खड़े हो जाएं, तो इस तरफ अगर हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, चौड़ा है, तो वही नदी वाला कॉन्सेप्ट ले लो, यानी कि कार्बन हमसे दूर है, ये हमारी तरफ आ रहा है ना बॉन्ड, फिर पेज से बाहर निकलता हुआ, और ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दूर जा रहा है। सोचो अगर तुम लोग एक बाउंड्री को देखो, जो बाउंड्री एक मतलब बांस के टुकड़ों से बनी हुई है ऐसे ऐसे करके, तो उसमें कैसा दिखेगा तुमको? ऐसा दिखेगा क्या बराबर, या दूर जाते हुए वो थोड़ी सी छोटी होती चली जाएंगी? सोचो, क्या छोटी होती है। साइड से अगर खड़े होकर देखें तो क्या होगा? सबसे पास वाला जो स्टिक होगा या बांस होगा वो बड़ा दिखेगा, अगला वाला थोड़ा छोटा, अगला वाला थोड़ा छोटा, बहुत दूर वाला बहुत छोटा दिखेगा। तो कुछ ऐसा ही इफेक्ट तो क्रिएट होगा, तो वही बॉन्ड में यूज किया जाता है। समझ रहे हो? यानी कि ये बॉन्ड पीछे की तरफ है, बैक ऑफ द प्लेन, इस पेपर के पीछे की तरफ, ठीक। और ये दोनों बॉन्ड इस पेपर पे ही है, क्योंकि हर, जैसे कोई भी दो पॉइंट अगर हम बना दें तो उनसे एक लाइन पास करती है, तो कोई भी दो लाइन अगर हम बना दें ना तो उनसे एक प्लेन जरूर पास करेगा, वो चाहे लाइन किसी भी ओरिएंटेशन में हो, किसी भी एंगल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे एक प्लेन जरूर होगा जो पास करेगा, सेम प्लेन। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये दोनों बॉन्ड एक ही लाइन पे हो गए, एक ही प्लेन पे हो गए, पेज के प्लेन पे, और ये दोनों बॉन्ड में से एक है जो पेज से बाहर निकल रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, और एक बॉन्ड पेज के पीछे जा रहा है 3D में दिखाने के हिसाब से। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? यस सर। है ना? कृष्ण क्या हुआ था, बीच में चले गए थे? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। बीच में क्या हुआ था, चले गए थे? सर भैया ने बुलाया था, अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए चले गए थे, पता नहीं अच्छा था अच्छा, भैया को। कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बीच में पूछ लेना, कोई दिक्कत जी नहीं है, ठीक है। जी क्योंकि सर। इसी से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें यहाँ पे सही लग रहा है, सूटेबल लग रहा है कि नहीं। मेनली तुम्हारे डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यस सर। हर बच्चे का इंडिविजुअल अपना वो होता है, हो सकता है कोई चीज सबको समझ में आए, तुम्हें नहीं आए, हो सकता है तुम्हें आए, सबको नहीं आए, तो उसका कोई वो नहीं है। सब हाँ भी कह रहे हैं तब भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। चलो, तो ये समझ में आ गया 3D रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। दो बॉन्ड तो हम इस पेपर पे ही दिखा सकते हैं, कोई भी दो दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये दो सिंगल दिखा दिए होते ऐसे पेपर पे, और बाकी इन दोनों में, इनमें वेजेस बना देते, उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से में वेजेस बनेंगे कौन से में नहीं बनेंगे। आ रही बात समझ जी में? सर। बस जी इतना है। सर। बाकी सबको भी क्लियर है ना, कि वो सब कोई भी रैंडम हो सकता है। दो खाली सेलेक्ट करने होते हैं इस पेज पे बनाने के लिए, जो कि ऐसे सिंपल बॉन्ड के जैसे दिखाना पड़ेगा तुमको, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर हैं ये 3D में इस तरह से नजर आते हैं, इनका भी नाम होता है। यानी कि अगर तुम 3D मॉडल बना के दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे तुम लोग? तो या तो सब खाली बॉन्ड बॉन्ड दिखा दो, तो पता चल जाएगा इस कॉर्नर पे सेंट्रल एटम है और यहाँ एजेस पे वो साइड वाले एटम है, ठीक है। क्योंकि हर कंपाउंड का एक सेंट्रल एटम होता है, जैसे H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन है पता है? सल्फर। सल्फर। यस। मेनली यस सल्फर से ही सारे जुड़े हुए हैं, O भी जुड़ा है, H भी जुड़ा है, सब कुछ जुड़े हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जनरली यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन ही होता है, तो यहाँ कार्बन है, ठीक है। यहाँ यहाँ उसकी कुछ चीजें लगी हुई हैं अपना, पता नहीं क्या जो भी लगी होंगी, ठीक है। एक तो ये तरीका जी होता है सर। 3D मॉडल, यानी कि तुम अगर प्लास्टिक की स्टिक से भी बनाओगे या लकड़ी के, तो ऐसा कुछ बना सकते हो, ठीक। या फिर दूसरा तरीका होता है स्टिक भी बनाओ और बॉल भी लगा दो बीच में, एक बीच में बड़ी सी बॉल लगाओ जो कि सेंट्रल एटम शो करेगी, और साइड में छोटी बॉल्स लगा दो जो कि जो दूसरे एटम्स हैं उनको शो करे। क्लियर? और उनका साइज भी उसी हिसाब से तय करो, जैसे ये कार्बन है और ये, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये कार्बन से तो छोटा दिखना चाहिए ना, तो छोटी बॉल यूज कर लो, ठीक। तो इस तरह का सिस्टम है। तो या तो ऐसा बॉल एंड स्टिक मॉडल होता है, या फ्रेमवर्क मॉडल होता है जिसमें सिर्फ फ्रेम दिखाया जाता है, बॉल्स नहीं दिखाई जाती। क्लियर?
और या फिर एक होता है जिसमें स्टिक होती नहीं, स्टिक नहीं दिखाई जाती, क्योंकि एक्चुअली जो बॉन्ड होता है जिसको हम बॉन्ड बोल रहे होते हैं वो कोई स्टिक जैसा होता ही नहीं है। ये बात पता है तुम लोगों को? जिसको हम ऐसे बना देते हैं ना, ये बॉन्ड है। ऐसा वो तो ऐसा जुड़ा कोई, हुआ होता है उससे कहीं। हाँ ऐसा कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता नहीं है कि ऐसा दिखे तुमको डंडे के जैसा, स्टिक के जैसा। क्लियर? मतलब ये बस ओवरलैपिंग होती है, यही है बॉन्ड बस, और कुछ है नहीं। बात सबको समझ में आ रही है ना सिद्धि? हाँ सर। ठीक है। तो यस सर। एक्चुअली कुछ इस तरह का सिस्टम होता है कि एक बड़ी सी बॉल में 3 बॉल ओवरलैप्ड होती हैं, देख रही हो थोड़ी अंदर तक ओवरलैप्ड है, कुछ हिस्सा उसके अंदर घुस गया है, ठीक है, अंदर ही चला गया है। तो ये सेंट्रल एटम हो गया, बाकी सारे वो वाले एटम हो गए। बस इनको एंगल सही समझ के दिखाना है। जो एंगल दिखाए गए हैं ना, वो जो एक्चुअल एंगल है उसके हिसाब से दिखाना है, तब ये सही मॉडल बनेगा, नहीं तो नहीं। तुमने ऐसे ही 90 डिग्री पे सारे एंगल दिखा दिए और उस एलिमेंट में, या सॉरी उस कंपाउंड में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब वो मॉडल गलत है। जैसी एक्चुअल शेप है वही दिखानी पड़ेगी तुमको। ठीक, आ गया सबको समझ में? अब यहां से बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कि हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लासिफाई करने का क्या मतलब होता है? कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करेंगे एक तरह से। तुम लोगों की क्लास भी जो है वो इसी हिसाब से तो क्लासिफाई होती है ना, जैसे बच्चों को क्लासिफाई करने का तरीका है ना स्कूल में। नहीं तो फिर सबको बैठा के एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं? क्लासिफाई करना जरूरी होता है ना, इसीलिए क्लासेस बनती हैं तुम्हारी। 11th क्लास अलग होती है, 12th क्लास अलग होती है, 11th में भी या 12th में भी मान लो कॉमर्स की क्लास अलग होती है, मैथ्स मतलब उसकी साइंस की अलग होती है। क्यों? क्लासिफाई नहीं करेंगे तो एक साथ बैठ के नहीं हो पाएगा सब कुछ। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे तो डिफरेंट तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हर चीज में होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी बांटना तो जरूरी है ना, तब तो अलग अलग सबको स्टडी करेंगे थोड़ा सा कि इस तरह के होते हैं, क्योंकि ऊपर जितने बताएगा वो तो सब मिक्स था। कहीं साइकिल आ जा रहा है, कहीं पे स्ट्रेट चेन आ जा रही है, कहीं पे ब्रांच चेन आ जा रही है, कुछ भी आ जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कैसे इनको हम समझेंगे कि कितने तरह के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना, सिंपल है। जी सर। एक तो ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब जैसे ए क्यों लगाते हैं? नहीं होने के लिए। साइक्लिक का मतलब जो कि साइक्लिक होते हैं जिसमें साइकिल बनती है एक, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है। ठीक है, लेकिन ए लगा देने का मतलब है जिसमें साइकिल नहीं बनती है। ठीक है ना, ओपन होता है वो। तो ऐसे ऐसे वाला कुछ स्ट्रक्चर ओपन है, साइकिल नहीं बन रही, वापस आके जुड़ नहीं रहा है। ठीक, तो ए साइक्लिक या ओपन चेन जिनको बोलते हैं कंपाउंड्स, वो एक टाइप हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। दूसरा टाइप हुआ क्लोज चेन या साइक्लिक वाले कंपाउंड्स, जिनको रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक, क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। तो एक तो हो गया ये क्लासिफिकेशन, इन दो में बांट दिया जाता है। सबको समझ में आ रहा है ना सिद्धि? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब साइक्लिक वाले में भी टाइप होते हैं। वैसे ए साइक्लिक में भी होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होती है, एक ब्रांच चेन होती है। ठीक है, लेकिन वो इतना वो नहीं होता, तो वो सिंपल सी चीज होती है, इसलिए उसको क्लासिफाई करके दिखाया नहीं है। इनको जरूरी है क्लासिफाई करना, क्योंकि इनमें एक डिफरेंस होता है। साइक्लिक में एक होते हैं ऐसे सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जो एज इट इज होते हैं, मतलब साइकिल बना दिया हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, लेकिन इनमें टाइप इसलिए हैं कि एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ये वाले कंपाउंड है, यानी कि बस साइकिल बनना जरूरी है। कार्बन के क्या एटम्स। क्या कह रहे हो? एलिसाइक्लिक वही होता है ना जिसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एरोमेटिक में भी सिर्फ कार्बन के ही एटम उस तरह के होने जरूरी हैं, लेकिन बेसिक चीज ये है, एलिसाइक्लिक में कार्बन और बिना कार्बन वाले दोनों आते हैं, ये भी एलिसाइक्लिक ही है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो पहले, एलिसाइक्लिक में चक्कर ये है कि इसमें जैसा कि मान लो सारे सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं, ठीक है, या फिर बीच में रैंडम एक आध डबल बॉन्ड आ गया, कोई पैटर्न नहीं है जो हम देख सकें, तो एलिसाइक्लिक ऐसे वाले साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर इसी में हम एक पैटर्न बनाएं कि एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक और बॉन्ड यहाँ पे लगा दें, तो ये क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड में डालेंगे, ये एलिसाइक्लिक में नहीं आता। समझ में आई बात कि फर्क क्या है एक नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड में जिसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं, और एक एरोमेटिक कंपाउंड में? एरोमेटिक भी साइक्लिक कंपाउंड ही है, लेकिन ध्यान रखना उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड का एक अरेंजमेंट होता है ऑल्टरनेट इंटरवल में।
एक सिंगल आएगा तो नेक्स्ट वाला डबल आएगा, फिर नेक्स्ट वाला सिंगल आएगा, फिर नेक्स्ट वाला डबल आएगा, ऐसे चलता है उसमें कुछ। सर जो आया? प्रॉपर सीक्वेंस हैं, हाँ, प्रॉपर सीक्वेंस में ही सर चलते हैं जो बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि दो सिंगल एक साथ आ जाएंगे फिर दो डबल एक साथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक सिंगल आया है तो उसके एक तरफ भी डबल, दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड होगा। फिर अगर डबल आ चुका है तो उसके इस तरफ अगर सिंगल है, इस तरफ भी सिंगल होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा। फिर यहाँ सिंगल है तो इसके बगल में फिर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इसमें देखो कोई सीक्वेंस तो है नहीं, कोई प्रॉपर वो तो है नहीं, बस एक जगह डबल लगा दिया, बाकी सारे सिंगल है। तो ये नॉर्मल वाला साइक्लिक कंपाउंड है, जिसको हम एली साइक्लिक बोल सकते हैं। ये सिंपल साइक्लिक कंपाउंड। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, कि एरोमेटिक कैसे तय होता है, कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है वो ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। बात आ रही है सबको समझ में ठीक से? यस सर। ठीक है, सिद्धि तुम्हें भी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अब एलिसाइक्लिक में और क्या हो सकता है, यानी कि सिंपल जो साइकिल वाले होते हैं ऐसे वाले, ये सब, इनमें और क्या बदल सकता है? तो इनमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि जिसमें साइकिल के जो सारे एलिमेंट हैं, सारे मतलब टोटल नहीं, जो साइकिल बनाने में काम आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ कार्बन होगा, ठीक है, लेकिन एक कार्बन के पास दो बॉन्ड है तो बाकी दो बॉन्ड हाइड्रोजन के होंगे ना। तो हम सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो एलिमेंट साइकिल बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन साइकिल बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, हाइड्रोजन तो नहीं कर रहा है, तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट साइकिल बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो सारे ही कार्बन हैं तो इसको हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है, या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सेम एलिमेंट हैं। लेकिन अगर बाई चांस एक एलिमेंट हटा के हमने कुछ और लगा दिया, ओ लगा दिया, एन लगा दिया, कोई दूसरा एलिमेंट लगा दिया, तब ये कौन सा हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच्ड हो, एक से ज्यादा अलग तरह के एलिमेंट जुड़े हो साइकिल बनाने के लिए। देखो, एक तो ये चीज है कि ये सारे कार्बन थे, फिर इस कार्बन में हमने हाइड्रोजन एक हटा के यहाँ पे Cl या कुछ ऐसे लगा दिया है, ये अलग बात है। या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, ये अलग मैटर है। ये अभी भी एलिसाइक्लिक में ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, एलिसाइक्लिक के सॉरी होमो होमो साइक्लिक वाले में आता है, क्योंकि इसके साइकिल वाले कंपाउंड तो सारे, साइकिल वाले एलिमेंट तो सारे कार्बन ही है ना, ये तो बाहर से लगा है। बात समझ में आई? लेकिन अगर साइकिल बनाने में ही किसी नए कंपाउंड का रोल आ जाए तो वो हेट्रो में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, साइकिल का ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ कार्बन है, यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन है। क्लियर? मतलब पेंटागन बन रहा है लेकिन उसमें 5 कार्बन नहीं है, एक ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए ये कौन सा हो गया? हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि इसमें एक से ज्यादा तरह के, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। तो इसमें एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स यूज हुए हैं साइकिल बनाने में। सबको क्लियर है पूरी तरह से ये चीज? बताओ। यस सर। नितिशा, हाँ सिद्धि, सर। कृष्णा, पूरा क्लियर ना? चलो ठीक है, तो ओपन चेन समझ में आ गया, वो तो सिंपल वाले होते हैं। ठीक है, क्लोज चेन या साइक्लिक वाले में दो टाइप के समझ में आ गए, जिसमें से एलिसाइक्लिक पूरा समझ में आ गया। अब ये एरोमेटिक जो होते हैं उनका क्या सिस्टम है? तो एरोमेटिक में भी एक तो होते हैं बेंजेनॉइड। मतलब सारे एरोमेटिक में वो चीज जरूरी है, डबल सिंगल बॉन्ड का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि एक बार डबल एक बार सिंगल, एक बार डबल एक बार सिंगल, वो तो पक्का ही है। लेकिन उसके अलावा भी हमेशा वो 6 कार्बन वाला ही तो होगा नहीं ना, कभी वो 8 कार्बन वाला भी पॉसिबल है। देखो, ठीक है, इसमें भी डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन डाला जा सकता है, हो गया। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। लेकिन ये बेंजेनॉइड में नहीं आता। ये जो बेंजीन वाले होते हैं ना, ये होता है 6 कार्बन की साइकिल जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। पता है सबको? यस। ठीक है, ये बेंजीन है। तो इससे जुड़े जितने कंपाउंड हैं वो सब बेंजेनॉइड कंपाउंड्स बोले जाते हैं। और क्यों एक ऐसे कंपाउंड की इतनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि सच में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जितना हम लोगों को लगता है उससे कहीं ज्यादा। मेडिसिन में यूज होता है, हम लोग के घर की सफाई में यूज होता है, फिनाइल इसी से बन रहा होता है। ठीक है,
फिनाइल इसी से बनता है, उसे बहुत सारे कंपाउंड्स में यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, इसीलिए इसका एक अलग ही कैटेगरी बना दी गई है कि बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीन से जुड़े कंपाउंड, और इसमें कहीं पे कुछ लगा दिया तुमने, OH लगा दिया तो एक अलग बन जाएगा, लेकिन इसी से सारे जुड़े होंगे। ये चेन खराब नहीं की जाएगी, इसको तोड़ा नहीं जाएगा। सबको क्लियर है बात? तो इसको क्या बोलेंगे, इससे रिलेटेड सारे कंपाउंड्स हो जाएंगे बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। और इसके अलावा वाले जिनमें डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन है और साइक्लिक है, वो नॉन बेंजेनॉइड में जाएंगे जनरली। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी ऑल कार्बन पे बेस्ड हैं, यानी कि सारे के सारे जो साइकिल बनाने के लिए चाहिए वो कार्बन होने चाहिए, तब इनको बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तीसरा टाइप है कि डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन भी है लेकिन सारे कार्बन नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो, ये जो हेट्रोसाइक्लिक था, इसमें अगर डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एक है हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। और एक है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्लियर? यस। यहां तक किसको डाउट है बताओ? सिद्धि, नितिशा, कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर सर। क्लियर है? सिद्धि हाँ सर। पूरी तरह से क्लियर है ना, हाँ। जो जो बताया? और कृष्ण यस सर। पूरा क्लियर? ठीक है, तो बाद में फिर यही सब बातें होंगी। एरोमेटिक देखो, ये वाला भी एरोमेटिक कंपाउंड में आया था ना, सिंगल डबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हर कार्बन के अक्रॉस, यानी कि एक कार्बन है उसके एक साइड सिंगल एक साइड डबल होना ही चाहिए। ठीक है, और वो साइकिल का कार्बन होना चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे एरोमेटिक वाले में। लेकिन ये नॉन बेंजीनॉइड में आ गया, देखा, क्योंकि इसमें 7 कार्बन का कॉम्बिनेशन लिया गया। 7 है 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन कॉम्बिनेशन लिया गया। 6 कार्बन वाला जो होता है वो बेंजीन होता है। ठीक, बस यही सब है। ये वाले जो हो गए, देखो इसमें डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये आ, एक बीच में जो एक है वो एलिमेंट, वो कार्बन नहीं है, सारे कार्बन नहीं है, तो ये कौन सा में आ गया? हेट्रो हेट्रोलेट एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक तो हो ही गया ये, क्योंकि एक एलिमेंट अलग है, और क्योंकि डबल सिंगल कॉम्बिनेशन है इसलिए एरोमेटिक हुआ, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रो एरोमेटिक। बिल्कुल, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। साइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद बातें आती हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना, और उससे फर्क क्या पड़ता है। इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोलते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, या फिर जितने भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो जुड़ने वाले हैं, उनको फंक्शनल ग्रुप बोला जा सकता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, उसके अलावा जो भी जुड़ेगा वो फंक्शनल ग्रुप ही होगा। और क्यों उनका नाम फंक्शनल ग्रुप है? क्योंकि वो पूरे कंपाउंड का प्रॉपर फंक्शन डिसाइड करते हैं। यानी कि एक कंपाउंड है, मान लो जिसमें 3 कार्बन थे ऐसे करके, CH3 CH2 और CH3, एक कंपाउंड था ये। हमने इसमें से एक कार्बन हटाया, 2 कार्बन किए और एक जगह लगा दिया OH। तो खाली इतना सा चेंज कर देने से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, यानी कि बिल्कुल आर पार, पहले कुछ और था अब कुछ और हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यही रीजन है हाँ कि सर। यस। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो यस इसीलिए सर। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब चाहे जरूरी नहीं OH की बात हो रही है, कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, मान लो NH2 लगा दिया, तब भी ये बहुत चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो नॉर्मल ऐसे था, ऐसा वाला कंपाउंड था, इससे उस वाले की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो एक अगर छोटी सी चीज ही बहुत सारी प्रॉपर्टी बदल पा रही है, तो उस वही तो यानी कि फंक्शन डिसाइड कर रही है ना कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से ही तो फंक्शनिंग हो रही है, तभी वो फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हो गया सबको? तो ऐसे ही जितने भी टाइप के ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, होमोलोगस सीरीज का मतलब किसको पता है? नितिशा, क्या होती है यस सर। होमोलोगस सीरीज? क्या होती है? इसमें ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर वो एल्केन यस सर, एल्कीन फंक्शनल एल्कीन वही ग्रुप। हाँ, ये फैमिली को शो करता है खाली। यानी कि जैसे हमने अल्कोहल वाला बताया, तो उसमें कार्बन कम ज्यादा करते रहो, बढ़ाते घटाते रहो, वो जितने भी आएंगे, अगर उसमें OH लगा हुआ है और खाली OH ही लगा हुआ है, कुछ और नहीं लगा है, तो वो कौन सी फैमिली से है? अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेंगे ना वो। ठीक है, यस सर। वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेंगे। कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सब के सब कार्बन हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेंगे।
यस सर। प्रॉपर, एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स, ठीक है। तो और सारे कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई कहीं भी एक भी जगह पे डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये फैमिलीज को दिखाता है होमोलोगस सीरीज जो होती है। तो एक कार्बन से शुरू होती है, कई बार दो से भी शुरू होती है, क्योंकि एल्कीन वाला एक से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड में डबल होना चाहिए, ठीक यस। है। तो एक दो में ही तो डबल दिखा पाओगे। अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है तो वो तो सिर्फ मीथेन बन सकता है ना, सारे सारे बाकी एच लगा दो, हम्म। मीथीन तो बनने नहीं वाला। तो इसीलिए एल्कीन की होमोलोगस सीरीज एथ से स्टार्ट होती है, यानी कि दो कार्बन से स्टार्ट होती है, एक इथीन। कार्बन से काम नहीं चलता। इथीन, प्रोपीन, तीन लगा दो, चार लगा दो, पांच लगा दो, चलते जाओ, ठीक है। तो जितने भी इनफाइनाइट कार्बन लगा के आएंगे वो सब एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे, और इस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, सेम फैमिली की एलिमेंट्स जो जिस सीरीज में आते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? हाँ सर। है ना, सिंपल सी चीज है होमोलोगस सीरीज। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर की, कि कैसे हम नेमिंग बनाते हैं। तो नेमिंग में जो सबसे एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, तीन बातें हैं। हम्म एक तो ये कि एक वर्ड रूट होता है, हम्म जो हम तय करते हैं। एक होता है सफिक्स, जो बाद में लगाते हैं, और एक होता है प्रीफिक्स, जो पहले लगाते हैं। ये लगाते हम लोगों के नाम भी इसी तरीके से बनते हैं। जैसे तुम लोग में से कोई अगर अपना पूरा नाम बताना चाहे तो बताए। सिद्धार्थ, बताओ। हैं। सर सिद्धार्थ बाजिया। तो अगर तुम्हें कहा जाए मिस्टर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बाजिया, स्पेलिंग ठीक है? यस सर। ठीक है। तो ये मिस्टर क्या है? तुम्हारे मेन वाले नाम के पहले लगने वाली एक चीज, जो कि प्रीफिक्स बोला जाएगा, ठीक है। तुम्हारा जो मेन वाला नाम है वो रूट वर्ड है, यानी कि वो जड़ है तुम्हारे पूरे नाम का। तो वो रूट वर्ड है, वर्ड रूट है, ठीक है। और जो फाइनली लास्ट में लगा है वो है सफिक्स, जो बाद में लगता है। सफिक्स का मतलब ये वो बाद में लगता है। क्लियर? और प्रीफिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी सफिक्स की है, भले वो बाद में लगा हुआ है, क्योंकि सफिक्स तुम्हारी फैमिली डिसाइड कर रहा है। तो उसी तरह यहां पे भी अगर कोई कंपाउंड एल्कोहल है तो उसके आखिरी में ओ एल लगा के दिखाया जाता है, उसके सफिक्स में ओ एल जरूर आएगा। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन, सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल ही हैं, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है सारे सिंगल हैं, एन। तो उसके सफिक्स में एन जरूर आएगा, ठीक है, सफिक्स में, ताकि वो फैमिली को डिनोट कर सके। आई बात समझ में? तो सबको क्लियर हो रहा है ना क्या बात हो रही है? और सफिक्स दो हो सकते हैं, जैसे कि अगर तुम चाहते तो तुम लगा सकते थे सिद्धार्थ कुमार यस बाजिया, सर। जैसे सिद्धार्थ कि, चौधरी। है ना, हाँ, सिद्धार्थ बाजिया चौधरी है, ऐसे कुछ करके लगा, दो सफिक्स लगा सकते थे तुम। कई लोग लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, उमंग कुमार राय। तो कुमार और राय दो सफिक्सेस है ना, मेन नाम उमंग है, ठीक है। तो वैसे ही ये हो गया। तो दो सफिक्स लगेंगे तो पहला सफिक्स हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा सफिक्स हो जाएगा यस। सेकेंडरी, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स में हमेशा आता है एन, या फिर इन, या फिर आइन। यानी फाइन। कि पूरा कंपाउंड में कहीं ना कहीं अगर डबल बॉन्ड है तो वो इन वाला कंपाउंड हो गया, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आइन वाला कंपाउंड हो गया, और सारे सिंगल हैं तो वो एन वाला कंपाउंड हुआ, ठीक है। तो एक सफिक्स तो इनका होना तय है, इन तीनों में से एक चीज तो सफिक्स के तौर पे रहनी है, प्राइमरी सफिक्स के तौर पे। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा है तब बात आएगी सेकेंडरी सफिक्स की, नहीं लगा है तो खाली प्राइमरी सफिक्स से काम चल जाता है। क्लियर हो सब लोग? हाँ सर। ठीक। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, अ, सब सिद- प्रीफिक्स भी होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी। नहीं, प्रीफिक्स में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं चलता है। प्रीफिक्स में जितने भी प्रीफिक्स आते हैं, मतलब अगर चार प्रीफिक्स आ गए तो सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाता है बस। हाँ हाँ हाँ। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी का कोई चक्कर नहीं है, यस ठीक है। सर। तो सिद्धि, पहले से ये सब बातें क्लियर तौर पे पता थी? इतना क्लियर था पहले से, नहीं या सर, इतना नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। तो आ रहा है ना? मतलब वही हम जानना चाह रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं, नया नए तौर पे है क्योंकि। अभी समझ आ रहा है। चलो, सर हाँ। जो चेन होती है हाँ, उसका है नेमिंग कैसा करना होता है, बड़ी चेन होती है उसका। वही तो बता रहे हैं इसमें, ये शुरुआत की चीज है सबसे पहली, कि तुम पहले ये तीनों पहले तय कर लो कि एक बड़ी चेन है, तो पहले देख लो उसमें क्या क्या है ये। अभी हम बताएंगे कि ये वर्ड रूट तय कैसे होगा,
है ना। बात यह हाँ है कि हमने अपने नाम के या लोगों के नाम से के हिसाब से तो बता दिया कि ये वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, सरनेम है, सफिक्स। लेकिन इनके नाम के हिसाब से वर्ड रूट कैसे तय होगा? पेरेंट चेन से तय होगा। यानी कि हमको एक कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो वो चेन कार्बन की चेन हो जाएगी। समझ में आई बात? ज्यादातर डबल बॉन्ड दिखे, ट्रिपल बॉन्ड दिखे, ठीक है। और या फिर ओ एच लगा हो, सी डबल ओ एच लगा हो, बी आर लगा हो, उन चेन को सेलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो वो पेरेंट एक चेन सेलेक्ट होगी, और जिसको लॉन्गेस्ट होना भी जरूरी है। सर इसमें लेकिन हाँ, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन लॉन्गेस्ट के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें ग्रुप भी सारे आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ग्रुप साइड में किए पड़े हो और लॉन्गेस्ट ढूंढ के तुम बना रही हो चेन, तो फिर गलत बनेगी, ठीक है। हाँ सर। तो पहला रूल लॉन्गेस्ट वाला है कि सबसे ज्यादा कार्बन। और ये लॉन्ग चेन शुरू खत्म कहाँ होती है? तो एंड एंड वाले कार्बन पे। 1 डिग्री कार्बन से शुरू होगा, 1 डिग्री कार्बन पे खत्म होगा। अब ये डिग्री कैसे तय हो रहा है? एक कार्बन अगर एक ही तरफ से कार्बन से अटैच है, बाकी सारी तरफ हाइड्रोजन है, तो ये ये 1 डिग्री कार्बन है। या फिर प्राइमरी। चारों तरफ भी हाइड्रोजन है, तब भी 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी वाला। समझ में आई बात? अगर दो तरफ कार्बन जुड़े हैं, तब ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है, ये वाला। क्लियर? तीन तरफ कार्बन जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री हो गया, और चारों तरफ कार्बन ही जुड़े हैं तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। टर्शरी जिसको बोलते हैं, 4 डिग्री का मतलब टर्शरी कार्बन। 3 डिग्री नहीं, 3 डिग्री के सर टर्शरी। तो 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी। क्वाटरनरी। हाँ, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी, और 4 डिग्री क्वार्टरनरी। हाँ, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। सर ते अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है? बात यह है कि जैसे अगर तुम ये वाले ग्रुप को इंपॉर्टेंस दे रही हो, या फिर ये OH को दे रही हो, तो OH जिससे जुड़ा है डायरेक्टली, ये अल्फा हो गया, और इसके अगल बगल वाले बीटा हो गए। ये भी बीटा, ये भी बीटा। हाँ सर। समझ में आई बात? तो ग्रुप के हिसाब से तय होता है। ग्रुप के जस्ट बगल वाला अल्फा होता है हमेशा, उसके और अगल बगल वाले बीटा होते हैं, और अगल बगल पे जाओगी तो गामा भी मिलेंगे तुमको, पर वहां तक जाते नहीं जनरली, ठीक है। तो ग्रुप के जस्ट बगल वाला वो होता है। क्लियर हो रहा है? तो लॉन्ग पेरेंट चेन समझ में आया ना कैसे सेलेक्ट करते हैं? सबसे हाँ ज्यादा ग्रुप सर। मिल जाए, पहले तो ये देखें, कोशिश करें कि सबसे ज्यादा ग्रुप उस रास्ते में मिलने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। वो सब बातें होती हैं। प्रीफिक्स की कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो प्रीफिक्स के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो सफिक्स के तौर पे यूज होते हैं, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो दोनों के तौर पे यूज होते हैं अगर डोमिनेट लड़ाई हो जाए, मतलब दो ग्रुप आ गए। जैसे यहाँ पे देखो, Br भी एक ग्रुप है, यानी कि ये है हेलोजन ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन किस में आता है बताओ? हेलोजन में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से ग्रुप के हैं? हेलोजन होता है ना, 17। तो हेलोजन ग्रुप अगर है, और एक OH ग्रुप है, यानी कि एल्कोहल ग्रुप है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इनमें से सुपीरियोरिटी या सीनियोरिटी ज्यादा होती है OH ग्रुप की। ये भी आगे तुम लोगों को टेबल के हिसाब से पता चलेगा कि कौन सीनियर होता है, कौन जूनियर होता है, ठीक है। और यहाँ पे सीनियर जूनियर का चक्कर तो नहीं फंसेगा, क्योंकि ये वाला हमेशा ही प्रीफिक्स में चलता है। हाइलोजन ग्रुप कभी भी सफिक्स में नाम उसका नहीं आएगा, हमेशा प्रीफिक्स में ही नाम आएगा। लेकिन अल्कोहल ग्रुप का सफिक्स में भी आ सकता है, और प्रीफिक्स में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि अल्कोहल के अलावा भी अगर कोई लगा है जो इससे ज्यादा सुपीरियर है या सीनियर है, तब अल्कोहल प्रीफिक्स में आएगा। और अगर यही सबसे सीनियर है खुद, तब अल्कोहल सफिक्स में आएगा, मतलब ऑल जो आएगा, ठीक है। इसका सफिक्स यूज करेंगे हम। नहीं तो हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स में अगर यूज करना होगा तो हाइड्रोक्सी, इस सेम ग्रुप को OH को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है नितिशा और सिद्धि? हाँ सर। पूरा क्लियर है ना कैसे हो रहा है? और ये तुरंत में भी पूरा नहीं समझ में आ जाएगा कि एक ही बार में नहीं बनाना आ गया। जो हम बताए चले जा रहे हैं, एक एक डिटेल को तुमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस होती है, तब जाके आता है। तो सबसे बेसिक तो ये हो गया, उसके बाद जो हमने बताया वो सब, ठीक है। तो सफिक्स में हमने बताया ना, प्राइमरी सेकेंडरी। और प्राइमरी सफिक्स हमेशा एन या फिर इन या फिर आइन में से ही कुछ होता है। सारे, अगर कोई भी कंपाउंड है कार्बन का जिसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तब वो एन होगा, उसमें सफिक्स यूज होगा एन वाला, ANE, ठीक है। एक भी जगह पे डबल बॉन्ड मिल गया तो इन यूज होगा, और एक भी जगह पे अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, मतलब एक से ज्यादा भी मिल सकता है, पर एक भी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो आइन यूज होगा। क्लियर है?
और हाँ सर। दोनों यूज हो गए तो दोनों यूज हो सकते, मतलब मिल जाएंगे। मतलब देखो, जैसे अगर डबल बॉन्ड भी यूज हुआ है किसी कंपाउंड में और आगे जाके ट्रिपल बॉन्ड भी यूज हुआ है, हो सकता है, तो इसमें इन और आइन दोनों एज अ सफिक्स यूज होंगे और दोनों प्राइमरी सफिक्स के तौर पे यूज होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स आएगा वो आएगा। जैसे यहाँ पे सबसे डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसका जो सफिक्स होता है OL यूज होता है, ऑल। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप तय करेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई सेकेंडरी सफिक्स की बात ही नहीं होगी। आई बात समझ में? फंक्शनल यस सर। ग्रुप, यस सर। ठीक है। और प्राइम जो प्रीफिक्स हैं, या तो वो एल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, एल्काइल कौन से ग्रुप होते हैं कि कोई भी तुम एल्केन उठा लो या एल्कीन उठा लो, ठीक है, कोई भी एल्केन, जैसे कि मान लो चलो CH4 उठा लिया, मीथेन, इसमें से एक H हटा दो तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा ना कार्बन का। यस सर। तो अब हम इसको कहीं पे ले जाके जोड़ सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, देखा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप, YL लगा देते हैं इसके नाम के आगे। यस ठीक, सर। या इस -3। पहले वैसे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, क्योंकि ये एक कार्बन वाला है तो एक कार्बन को मेथ बोला जाता है, और क्योंकि इसमें एक बॉन्ड फ्री है और जो कि जाके जुड़ सकता है कहीं, तो ये हो गया मेथाइल। जैसे कि यहाँ पे ये भी क्या है? मिथाइल ग्रुप। समझ में आई बात? हम्म। सिद्धि, क्लियर है ना तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है प्रीफिक्स के तौर पे, ये तो हमेशा ही प्रीफिक्स में यूज होगा। हैलोजन भी हमेशा ही प्रीफिक्स में यूज होंगे, मतलब ऑलवेज। NO2 ग्रुप जो होता है नाइट्रो, वो भी हमेशा ही प्रीफिक्स में यूज होगा। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि सफिक्स और प्रीफिक्स में दोनों यूज हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि सफिक्स तो एक ही होगा, फैमिली फाइनली एक ही तय होगी। जैसे कि इसके आगे अगर COOH लगा हुआ है तो ये सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है, इसका सफिक्स यूज होगा, इसका नहीं यूज होगा। ठीक है, ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो जाएगा फिर हाइड्रोक्सी। क्लियर हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक, सिद्धि, कृष्णा, कितना क्लियर है? यस हाँ सर। सर। क्लियर है ना? चलो, तो इसी तरीके से एक एक करके जब हम समझते हैं, सारे रूल्स पता होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से नेम बनता है। ठीक है, सारे रूल्स पता होने चाहिए, गेम जैसा है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन का नाम बनाना तो सबसे ज्यादा आसान, दुनिया का सबसे आसान काम। ठीक है, कार्बन गिन लो, एन है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो एन लास्ट में लगा देंगे जितने भी कार्बन होंगे। ठीक है, यानी कि 5 कार्बन है, पांचवें कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, मतलब वर्ड रूट में आएगा पेंट। ठीक है, और अगर सब के सब ऐसे स्ट्रेट में जुड़े हुए हैं, सीधा सीधा सामने सामने जुड़े हुए हैं, ब्रांच नहीं बनाई है किसी ने, मतलब अगर ऐसे ब्रांच बना दी तो अलग नाम हो जाएगा, लेकिन सीधा सीधा जुड़े हैं तो बस पेंट और एन लास्ट में लगा देंगे, क्या हो जाएगा नाम? पेंटेन। कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हुआ? बाकी बाकी की सारी चीजें इसमें H लगे होंगे, एक्स्ट्रा जितनी भी जगह बची हैं सिंगल बॉन्ड छोड़ के। समझ में आई बात? हाँ सर। H हम कैसे लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ये कार्बन पे एक बॉन्ड है, बाकी 3 बॉन्ड बचे तो तीनों पे H लगा होगा। इस फिर कार्बन उसको पे 2 बॉन्ड से है, कंप्लीट करने ठीक है, के तो लिए। यहाँ, ठीक है, उसका जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो बीच वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, तो इसके ऊपर 2 बॉन्ड खाली हैं, तो दोनों पे H लगा दो। क्लियर, तो 2 H लगेंगे, H2। क्लियर हो गया? तो पेंट और एन यस। बन गया एल्केन बनाने के लिए। लेकिन अगर ये ब्रांच में होता ना तब ऐसा नहीं हो पाता, ध्यान रखना। अगर इसको हम ब्रांच में लगा दें, यानी कि सर ये तो नाम कार्बन चेंज हो जाता है। 5 कार्बन है, ठीक है, तब हम वही पेरेंट चेन चुनेंगे सबसे लंबी वाली, इसको साइड ग्रुप मानेंगे, है ना? तो ये साइड ग्रुप है C वाला, इसमें H3 लगा होगा, तो ये क्या हो गया? मिथाइल। क्लियर? IUPAC नेम की बात हो रही है, तो ये मिथाइल हो गया। और ये पेरेंट चेन 4 की है, तो पेरेंट चेन का अगर वर्ड रूट लास्ट क्या पे होगा? लगी हो तो उसको ले सकते हैं ना? क्या? अगर वो लास्ट पे लगे तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बात ये है, एंड टू एंड जाना पड़ेगा ना तुमको, तो सर वो एंड नीचे टू आ एंड। जाएगी चैन, वहां से शुरू कर लेंगे ना? मतलब कैसे? मतलब अगर वो लास्ट में लगा हो, लास्ट वाले तो कार्बन ये पे, भी नीचे इंक्लूड साइड पे होगा। कहीं पे भी लगाओ। अरे नीचे ऊपर से कोई मतलब थोड़ी ना है, बॉन्ड नीचे दिखा देने से नीचे थोड़ी ना लग जाता है वो। बात ये है कि ये इससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ठीक है, और इसको यहां से हटा के अगर हम यहां जोड़ रहे हैं तो अब ये कार्बन 3 डिग्री बन जा रहा है,
ये पोजीशन डिफरेंट है, ये पोजीशन अलग अलग थोड़ी ना है, यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, सेम ही तो बात है, तो वो तो फिर एक ही मुझे चेन लगा का हिस्सा तुमने बन जाएगा। लास्ट में लगाया है। नहीं नहीं, वो चेन का हिस्सा एक ही हो जाएगा ना फिर तो। सबको बात समझ में आ रही है? एक एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है? मुड़ यस के सर। बीच में नहीं, मुड़ के वापस नहीं आ सकते हैं। सिद्धि समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यानी कि अगर तुम यहां से गई इधर, इधर चली गई, तो फिर अब तुम इधर नहीं जा सकती हो, एक एंड से दूसरे एंड पहुंच गई ना, ठीक हाँ, है? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होगी हमें। एक ही, हाँ एक ही ढूंढनी, मतलब अगर तुम इधर चली गई ना, बात ये है कि एक ही साइड, अगर इधर से इधर मुड़ गए तो फिर अब इधर नहीं जा सकते वापस घूम के, अब इधर ही जाओ बस, या फिर सीधा जाओ। क्लियर? मुड़ के हाँ नहीं आ सर। सकते, एक बार में जाना है जहां तक पहुंचे, चाहे ऐसे जाके ऐसे जाना पड़ जाए, ऐसे जाना पड़ जाए, पर एक बार में पहुंचना है, तो मुड़ के वापस नहीं आ सकती, ठीक है? वापस पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन चुन के कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन 4 वाली बन रही है और एक बीच में लगा हुआ है, ये हमारी चेन हो गई। इसके हिसाब से वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट, ठीक है? ये तुम लोग को याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन होता नहीं कि 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है? सर ये याद है। ठीक, मतलब जिसको भी नहीं है हम बता रहे हैं, ठीक है? ब्यूट बोलते हैं। तो पेरेंट चेन के हिसाब से वर्ड रूट हो गया ब्यूट, ठीक। और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स हो जाएगा एन, इन ए, ठीक। और क्योंकि एक साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के तौर पे आएगा, क्योंकि ये कार्बन वाला ग्रुप है, तो एल्काइल होता है ना, एल्केन से बना हुआ है, ठीक। यस एक एक कार्बन है, CH3 होगा। CH3 कैसे बना होगा? CH4 से बना होगा ना, तो मेथ से बना होगा, तो मेथ आइल हो जाएगा। आई। तो इसीलिए सब प्रीफिक्स क्या आएगा? मेथाइल। तो फाइनल नाम क्या हुआ? मिथाइल ब्यूटेन। सर कार्बन की पोजीशन नहीं लिखेंगे कि कौन हम्म, से कार्बन से अटैच्ड है? हाँ, हाँ 1,2। बिल्कुल। तो वो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? इधर से 1 2, सर क्योंकि अगर हम सेकंड का होगा ना। उसमें भी लीस्ट पोजीशन देखते हैं, यस नंबर कम से सर। कम आना चाहिए। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे आएगा मिथाइल ग्रुप, तो लेकिन ये गलत है क्योंकि हम उधर से कम पे मिल जा रहा है, 2 पे, 2 मिथाइल ब्यूटेन फाइनल नाम हो गया। और ये नाम लिखने में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिख सकते हैं, बाकी सारे स्मॉल लिखने पड़ेंगे। यस सर। और अगर पहले लेटर के पहले नंबर आ गया तो उसको भी कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, वो भी स्मॉल लिखो। दूसरी बात, स्पेस तो देना ही नहीं है। प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, अगर उनके बीच में कोई नंबर नहीं आता है तो स्पेस की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखते चले जाओ, स्पेस नहीं देना है। लेकिन अगर बाई चांस नंबर आ गया बीच में, कि जैसे मान लो ये एल्कीन होता और ये ईन 3 नंबर पे होता, तब हम कहते कि -3 ईन, ऐसा कुछ होता था। समझ में आई बात? यानी कि जब तक वर्ड से नंबर पे या नंबर से वर्ड पे नहीं जाना है, स्पेस की जरूरत ही नहीं है, ठीक। यस सर। हाँ ठीक, सर। कोई स्पेस नहीं देना है, सीधा सीधा लिखते चले जाना है, ठीक। और कैपिटल सिर्फ तब लिखना है जब बिल्कुल वो सबसे पहला लेटर हो, सबसे पहला, नंबर भी नहीं आना चाहिए उससे पहले। नहीं तो अगर नंबर भी आ गया तब भी उसको पहला लेटर कैपिटल नहीं स्मॉल ही लेके चलना होता है, बाकी सारे तो स्मॉल होते ही। क्लियर? तो ये सारे सिस्टम होते हैं, सारे रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के, जिससे काफी कुछ समझ में आता है हम लोगों को। आ रही बात समझ में? कैसे ये वाला चैप्टर आगे आगे चलेगा? जब नॉमेनक्लेचर करना आ जाता है, धीरे धीरे सारे रूल समझ में आ जाते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। जिनको थोड़ा थोड़ा आता है उनको पता होगा, इतना मुश्किल नहीं होता है फिर, यस सर। है ना? यस सर सर। फिर चलो, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बाद भी बहुत कुछ हाँ आएगा। मालूम है, मालूम है। इसके बाद थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ वैसी चीजें हैं वो भी समझने वाली हैं, लेकिन हाँ, सबसे जो इंटरेस्टिंग और वैसे वाली चीज है वो यही है इसमें। और उसके बाद काफी कुछ है, लेकिन जैसे कि आइसोमेरिज्म, नाम बनाने के बाद, ठीक है, यस सर। जो कि वही, कि हम कितने तरह के मतलब कितने तरह के डिफरेंट कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे हमने कोई भी डिसाइड कर लिया C6 है, H5 है, O3 है, ऐसे कोई भी एक फार्मूला डिसाइड कर लिया, तो इस फार्मूला से कितने तरह के कंपाउंड बन सकते हैं और क्यों, कैसे कैसे जोड़ के बनेंगे, ठीक है? तो उसी हिसाब से कितने तरह की आइसोमेरिज्म हो सकती है। आइसोमेरिज्म का मतलब वही है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले डिफरेंट कंपाउंड, और डिफरेंट इन द सेंस कि उनकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। जैसे कि हम लोगों को लगता होगा कि जैसे सी को हमने यहाँ से उठा के अगर यहाँ से तोड़ के यहाँ लगा दिया, तो कुछ क्या बदल जाएगा? सारे एलिमेंट तो वही रहे, तो एलिमेंट जब सारे वही हैं, उतने ही हैं काउंटिंग में भी, तो फिर इसमें कुछ बदलना तो चाहिए नहीं।
पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखा गया है कि इनकी फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। यही रीजन है कि आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। यही रीजन है कि आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है, और जितने वैसे तरह से की जा चैप्टर क्यों पढ़ते हैं हम? क्या ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं हम? ये चैप्टर पता और नहीं, वो भी डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि तुमको डॉक्टर बनना है और तुम्हें दवाओं के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। और ज्यादातर दवाओं की कॉम्पोजिशन तुम इनऑर्गेनिक चीजों से नहीं बना सकते हो। मैक्सिमम सबके सब चीजें ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जिनके लंबे लंबे चेन्स होती हैं। तुम्हारा प्रोटीन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कुछ नहीं, समझे? इसलिए पढ़ो। तो थोड़ा उसके साथ ना वो मतलब बनती नहीं है इस चैप्टर के साथ, मजा नहीं मतलब आता उसको पढ़ने में सर। मतलब फील आना चाहिए ना, फील गुड फैक्टर आना चाहिए, ऐसे मजा आना चाहिए चैप्टर पढ़ने में, ऐसा देखो, लगना चाहिए कि हम रिलेट कर सकें इसको सुनो एक बात बताएं, चैप्टर एक बात सोचता है। बताएं, एक बात बताएं। मोटिव अलग होता है, ठीक है, और जो उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस किसी भी चीज का इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है जितना तुम्हें लगता है। तुम्हें जिस भी चीज में लगता हो ना कि इसका प्रोसेस, यानी कि रास्ते में चलने में मजा आएगा, तुम करके देखो, इतना बोरिंग लगेगा कि हम बता नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि अगर सिंगर बनने में बड़ा मजा आता होगा, उसमें अगर उस प्रोसेस में जाएंगे तो पूरे प्रोसेस में भी रास्ते भर गाना ही तो गाना है, मजा आता रहेगा, है ना, जहां भी जाएंगे गाना गाना होगा, मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बहुत फालतू की चीजें मिलेंगी रास्ते में। रास्ते का मतलब, जैसे जैसे तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो बड़ी सर नौटंकियां दिखेंगी जर्नी में। तो वही चीज है। ऐसे ही इनका अल्टीमेट मोटिव समझना जरूरी है, उस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है तो पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में हर चीज करने में मजा ही आएगा। जैसे फिजिक्स में ही है, मान लो तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे पता चल गए तो फिर लगता है ना कि अरे कैलकुलेशन तो करवा ले कोई किसी से, ऐसे कर ले, क्यों मतलब उसको अगर दूसरा क्वेश्चन करें इससे अच्छा, उसमें दिमाग लगाएं, फिर से नया दिमाग लगाएं। नहीं सर, फिजिक्स तो ऐसे फिर भी रिलेट कर लेते ना किसी न किसी चीज से, ये चीजें बड़ी रिलेट ही नहीं होती, हमने इनको तो बताया ना ध्यान अभी, से देखना पड़ता हमने है। हमने बताया ना अभी, कहाँ से रिलेट हो रही है। देखो, जितने हाँ भी सर, वो तो कॉम्पोज समझ गया है। हाँ, मेडिसिनल जो कॉम्पोजिशंस है ना, जितने भी, या जितने तुम्हारी बॉडी में जितने कंपाउंड हैं, वो सब इनसे रिलेटेड है। अगर तुम इसको समझ पाए तो तुम समझ रहे हो कि तुम अपनी बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुम डायबिटीज खत्म कर सकते हो। समझ रहे हो? खाली बायो समझ के नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पसंद तो होता नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बिना पसंद किए किसी तरह नीट वीट में कर करा के आगे भूल जाते हैं कि हटाओ बस बायो पढ़ना है, सर्जरी करनी है सबको। किसी को ये नहीं समझना है कि बॉडी पता नहीं कितनी सारी चीजों से मिलकर बन रही है, तो जो प्रॉब्लम आएगी वो रिवर्स की जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि हर इंसान मरेगा तो है ही है, ऐसा नहीं है कि तुम रिवर्स करते रहोगे कोई मरेगा नहीं। लेकिन हाँ, लाइफ कम से कम उस तरह की नहीं होगी ना जिस तरह की मतलब नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो, एक तो है प्रॉब्लम आई, ज्यादा प्रॉब्लम आई, तुम मर गए, काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये एक है कि एक प्रॉब्लम ना तुम्हें पूरी तरह से मार ही दे रही है और ना तुम्हें जीने ही दे रही है। समझ रहे हो? जैसे कि डायबिटीज होती है, डायबिटीज 5 साल किसी को टिक जाए ना, तो 5वें साल डॉक्टर खाली कहता है पानी पियो, बाकी कुछ तुम ले नहीं सकते हो। रोटी बंद, चावल बंद, सब्जी जीना बंद, है तो पानी से सब्जी जी। सब्जी बंद, फल बंद। कुछ बचता है कि ये खा सकते हैं आप पानी के अलावा? वो भी कहेंगे मिनरल वाटर, वो भी कहेंगे पूरा आरओ से फिल्टर कर लो, उसमें सब मिनरल भी निकाल दो, वो भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। सब सब बंद कर दो, तो मतलब जिंदा क्यों रह रहे हैं? समझ रहे हो ना? तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको जब कोई समझेगा नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा कभी। जो बहुत डिटेल में इनमें कहीं जाएगा ना, वही सॉल्व कर सकता है। और डॉक्टर्स को इतनी पड़ी नहीं है। उनको पड़ी है कि हाँ ठीक है, हमने बहुत पैसा लगाया डॉक्टर बनने में, वापस निकालना है बस, और उसके आगे भी कमाते रहना है पूरी जिंदगी बहुत सारा पैसा। नहीं तो सर, इसीलिए, पैसे नहीं कमाने मुझे। नहीं, एक बात बता रहे हैं हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो पर्पस के हिसाब से कोई काम करें। पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन सिर्फ वही जरूरी चीज नहीं है, ये समझने वाली बात यस होती सर। है। एक लिमिट के बाद जाके लोगों को यस। रुक के सोचना चाहिए कि और भी चीजें जरूरी हैं। लोगों का ध्यान देना भी जरूरी है, खुद का ध्यान देना भी जरूरी है। मतलब डॉक्टर इतना मशगूल हो जाते हैं ना, दूसरों का ध्यान देना तो छोड़ दो, खुद ही दवा पे जी रहे होते हैं। तो ये भी तो अजीब है ना। सुबह सुबह टैबलेट लेके जाते हैं पेशेंट्स को हाँ, देखने। हाँ, कॉमन सी बात है। तो ये भी तो गलत है ना, जब वो खुद की प्रॉब्लम अपनी बॉडी की ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो सही नहीं है ना ये बात। क्या फायदा इतने साल उसमें मेहनत करने का, पढ़ने का, कुछ भी करने का? कॉमन सी बात है। तुम सोचो, अगर हम तुम्हें 20 दिन तक, खाली 20 दिन तक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाएं और 21वें दिन भी तुमसे न्यूमेरिकल एक भी नहीं लग रहा है, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें 20 दिन वर्दी लगेंगे? गुस्सा नहीं आएगा उस पर? लेकिन लोग 20 साल एक काम करके उस काम का यूटिलाइजेशन चेक नहीं करते हैं कि हम उसको यूटिलाइज कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फायदा है मेरा ये सब करने का, 20 साल तो हमने किया।
खाली पैसे आते रहे, वो तो किसी और काम से भी आ जाते। सब पैसे पैसे बहुत है। हाँ, सब कुछ नहीं होता है पैसा, ठीक है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जरूर होता है, बहुत जरूरी होता है, लेकिन सब कुछ जो मान लेते हैं ना कि यही है सब कुछ, बस इसी से सब हो जाएगा, हम जिंदा भी रह लेंगे ज्यादा दिन तक इसी से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चीजों के बारे में जानना खुद के लेवल पे जरूरी होता है। इसीलिए बहुत नॉर्मल से लोग भी न्यूट्रिशन के बारे में काफी जानते हैं, जितना डॉक्टर तक नहीं जानते हैं। एक न्यूट्रिशनिस्ट उतना नहीं जानता है जितना एक बस क्यूरियस इंसान जिसको पड़ी है कि अपनी या अपनी फैमिली में से किसी की, वो ये न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारा जान सकता है। एक तो वैसे भी इंफॉर्मेशन एज चल रही है, गूगल पे टाइप करो मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, भरा पड़ा है, ढूंढो ना जाके, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब पढ़ने से सब कुछ खराब ही नहीं होता है, तुम्हें कॉम्पोजिशंस भी तो समझ में आते हैं दवाओं के। तो तुम, कोई डॉक्टर दवा लिखता है तो सोच समझ के दवा दे सकते हो अपने फैमिली में किसी को, पहले खुद चेक कर लो एक बार क्या करती है वो दवा। करते तो है, उसमें क्या क्या होता है। वही चीज है ना, तो वही है, मतलब ये सब भी इंटरेस्टिंग लगता है कई बार, तो तुम्हारे प्रोटीन के बारे में तुम्हें पता चल जाए तो अच्छा लगेगा कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है, जिससे मेरी मसल्स बन रही हैं, इसका मतलब है कि वो मसल का फॉर्मूला है एक, और वो भी ये है, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब है मेरे अंदर अगर इस न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो फिर तो मेरी मसल्स बन ही नहीं पाएंगी, यानी कि स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगी, मजबूत नहीं हो पाएंगी। मसल का मतलब वो दिखाने वाली नहीं, जिससे ताकत मिलती है, सारे काम मसल की वजह से ही तो कर पाते हो पूरे दिन ये भर के। तो वही वाला, आई बात समझ में, इसीलिए पढ़ते हैं। आ गया सर, अब किसी पढ़ूंगा। किसी को और डाउट है, ज्यादा मोटिवेशन चाहिए क्या? ज्यादा नहीं चाहिए सर। हाँ, वही तो कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे वही मोटिवेशन क्लास हो जाएगी फिर ये, क्यों पढ़ना है, हम चढ़ा दें, हाँ नीट निकालो, ये करो वो करो। अब सर चलो, डॉक्टर बनना है वापस। हाँ, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसमें इसी तरह की चीजें हैं आगे समझने लायक, ठीक है। और ये था, इतने में अगर चीजें समझ में आई हैं तो आगे भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि डेमो जैसा था। ऑर्गेनिक एक साथ ही करवा देना सर, फिर ना फिर भूल जाते हैं वापस। क्या, अरे कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भूल भूल नहीं सर वो जाते। हाइड्रोकार्बन तक पढ़ते पढ़ते ना वो फिर इसको। देखेंगे, वो देखेंगे, लेकिन देखो इसमें तो हमें भी मालूम है कि फिजिक्स में थोड़ा सा बीच से नहीं चल सकते, लेकिन केमिस्ट्री में बीच से चल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट बुक खत्म होने के बाद ही सेकंड पे आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है लॉजिक। तो कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं चैप्टर्स, कुछ चैप्टर रिलेट होते हैं तो वो बस एक साथ करने जरूरी होते हैं। तो सर कोई अब तक बात साथ नहीं। में करवा देते, पर इस साल ना वो प्री बोर्ड बोर्ड मतलब हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गया ना, तो आधा चैप्टर हट गया, फिर आधा फाइनल में आया तो वो आधा अलग हो गया। हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन हाँ नीट के हिसाब से पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, कुछ छूटा नहीं, कुछ हटा नहीं, कोई सिलेबस कटा नहीं है, समझ लो सब कुछ आ रहा है, नहीं ठीक तो है। हाँ, वो कट आउट तो कुछ नहीं, पर मतलब दोनों चैप्टर साथ में पढ़ाना तो उससे जल्दी होते हैं फिर। हम समझ रहे हैं, चलो ठीक है ना सर, ये तो। चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक हम हाइड्रोकार्बन पे पहुंचते हैं तब तक इस चैप्टर को तो भूल जाते हैं। वो वाला चैप्टर आप स्किप करते हैं, ठीक है, फिलहाल आज के लिए। थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर का ऊपर ऊपर से एक चीज देखते हैं। नितिशा, तुम पहले ये बताओ, ये चैप्टर तुम्हें अजीब क्यों लगा, सर मुझे स्टेट्स ऑफ आगे मैटर। चैप्टर। नहीं फिर भी अभी तुम शांत रहो, जिसको नहीं आता उससे तो बात करें। हाँ, इसमें तुम्हें फोर्सेस वगैरह ये सब समझने में प्रॉब्लम है, ऐसा क्या यस है इसमें? तो ये नए फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि तुमने अभी तक जितने देखे हैं, बॉन्ड भी तो फोर्स ही होता है ना, यस बॉन्ड और कुछ होता थोड़े ना है, वो एक फोर्स है जिसकी वजह से अटैच है दो एलिमेंट्स। तो दो एटम अगर अटैच होते हैं, एक एटम दूसरा एटम आपस में अटैच हो रहे हैं एक बॉन्ड की वजह से, तो ये बॉन्ड या ये फोर्स को क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक फोर्स। समझ में आई बात? यस सर इंटर एटॉमिक। लेकिन अगर हम कहें कि एक H2O दूसरे H2O के साथ क्यों रहेगा, इसके बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, चलो इनके बीच जो हाइड्रोजन भी बन जाता है, कोई और ही कंपाउंड ले लेते हैं, उनमें तो कोई जरूरी नहीं है बॉन्ड वैसा वाला बन रहा हो जो हम लोग जानते हैं, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट या फिर आयनिक बॉन्ड, तो फिर वो साथ में क्यों रहते हैं? आयरन के दो Fe साथ में क्यों रहते हैं, सोचो। क्योंकि एक ब्लॉक ऑफ आयरन तुम ले लो, ठीक है, एक आयरन का ब्लॉक ले लो, उसमें, तो उसमें बहुत सारे आयरन के एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एटम होंगे ना Fe वाले, श्योर हो? यस सर बहुत सारे, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर मतलब एटम्स होंगे, अगर छोटा सा भी ब्लॉक लेती हो तुम तो वो कैसे आपस में साथ में है, क्यों साथ में है? तो इनके डिफरेंट रीजंस होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में साथ में क्यों रहते हैं, CO2 आपस में साथ में क्यों रहती है, CO2 के दो मॉलिक्यूल क्यों साथ में रहते हैं? तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया ना, फिर तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, ना कि दो एटम के बीच का। यस आइडिया सर लगा? तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ना कि इंटर एटॉमिक फोर्स है, ठीक, जिनमें आता है एक वैन डर वॉल फोर्स, जो हमने एक बार
शायद पहले बताया कि नहीं, पता नहीं। तुमने फिजिक्स का बिल्कुल स्टार्टिंग का तो किया नहीं था, तो तुम्हें नहीं पता होगा। ठीक है, तो वैंडर वॉल फोर्स या वैंडर वॉल्स बॉन्ड भी बोलते हैं। ये वैंडर वॉल तो नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, देखो लिखा भी हुआ है, साइंटिस्ट लिखा ना, वैंडर वॉल्स। तो उनके हिसाब से पढ़ा, इन्होंने खोज की थी। क्लियर, बोला था कि एक यस ऐसा फोर्स होता है। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं आज बहुत डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, क्या कैसे यस चलता है। तो उसके अलावा डिप्रेशन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, ऐसे भी कुछ फोर्सेस होते हैं। डिप्रेशन फोर्सेस मतलब जो कि सामने एक कंप्रेशन टाइप का क्रिएट कर रहे हैं, दबा रहे हैं दूसरे वाले को, हाँ, दूसरे का स्पेस कम कर रहे हैं दबा के, ओवरलैप करने के चक्कर में, ठीक है, वो डिप्रेशन फोर्सेस हो सकते हैं। शेप बदल दे रहे हैं, ऑर्बिट का शेप बदल जा रहा है अगर, तो वो डिप्रेशन फोर्सेस हो सकते हैं। सर वो डिस्पर्जन है ना? एक सेकंड, सॉरी, हाँ हाँ, डिस्पर्जन है, सॉरी, डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकते हैं। वो ऐसे ही कुछ है, शेप अगर उसका बॉन्डिंग के टाइम पे थोड़ा चेंज हो रहा है ना वैसे करके, तो कह सकते हैं उसको कुछ कुछ हद तक डिस्पर्ज होने में, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाता है कुछ लेफ्ट राइट टाइप में। तो यहाँ बहुत डिटेल में अभी इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फिर पूरा जाना पड़ेगा और टाइम यस काफी सर हो रहा है, ठीक है, इस वजह से यस इसको बाद में ही समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर डायपोल डायपोल फोर्सेस होते हैं, तो वो डायपोल मतलब खाली वही कि जिसमें दो पोल्स क्रिएट हो रहे हो। यहाँ पे अगर चार्जेस की बात करें, तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट और नेगेटिव राइट शिफ्ट हो जाए, या उल्टा भी समझ लो, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन आने को ही ये डायपोल बोलेंगे। ये डायपोल दो पोल वाला एक कंपाउंड बन गया है, क्योंकि नॉर्मल न्यूक्लियस में तो डायपोल नहीं बनता ना, नॉर्मल उसमें एटम में, उसमें तो एक ही जगह पे सेंटर हो जाता है सारा, दोनों का सेंटर एक ही जगह पे आ जाता है, तो डायपोल नहीं बनता है। तो इसकी वजह से काफी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसी वजह से तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि है नया, सीरियसली नया है थोड़ा सा, ठीक है, पहले से ज्यादातर चीजें नहीं पता होती हैं इसमें। तो कोई बात नहीं, वो हम लोग पढ़ेंगे, समझ लेंगे तो समझ में सर आ इसकी जाएगा। ये तो न्यूमेरिकल ही है। हाँ, नहीं, मेन चीज थ्योरी होती है। थ्योरी का सर मतलब जो मतलब भी, लॉज है पर उन लॉज पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। हाँ, लेकिन वो लॉज के लिए क्वेश्चन समझना भी तो पड़ता है, खाली यही वाले क्वेश्चन थोड़ी ना बनते हैं। जब नीट के क्वेश्चन उठा के देखोगे तब समझ में आएगा कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तुमको, तो खाली फॉर्मूला लगा के काम नहीं चलने वाला। सर मुझे यस आते, मैं पढ़ के आता था पेपर में सारे लॉज, नीट गैस वाले लॉ। किए, नीट वाले किए, नहीं सर करके क्वेश्चन देखना नहीं करे सर, एक दिक्कत हो गई, पता क्या हुआ था, मैं जब फिजिक्स में गया था ना तो मैं नीट के हिसाब से पढ़ के चला गया था, मतलब फॉर्मूले वॉर्मूले याद करके, और हम्म। उन्होंने थ्योरी पूछ ली थी पूरी। वही तो, दोनों चीजें हो सकती हैं, और वैसे भी थ्योरी नहीं पता होगी तो सब कुछ फार्मूला बेस्ड नहीं। ये ग्राफ आएगा तो क्या करोगे, इसमें फार्मूला लगाओगे नहीं एक्सप्लेन सर करने के लिए, थ्योरी या इसका, आती थी, मुझे पता था, पर वो डिराइव करना नहीं आ रहा था ना। हम समझ रहे हैं, तो वो और सर आसान होता है, इतना वाले मुश्किल नहीं थ्योरम होता है। पूछती थी, मुझे वो फॉर्मूला आता था कि हाँ ये लास्ट में जाके फॉर्मूला बनता है, इससे हम्म क्वेश्चन बनेंगे तो मैं कर लूंगा सॉल्व। अब उन्होंने उसको स्टेट और प्रूफ करने के लिए कह दिया, हम्म। और वो कोई मैं फिर बात कर नहीं पाया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन अभी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, टाइम काफी हो रहा है। यस तो सर ये लास्ट क्लास थी केमिस्ट्री की, इसके बाद जिसका भी फाइनल है वो अपना ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, फाइनली, और मतलब बता सकता है अपना स्टैंड।